देखो, मालवा के परमार वंश की बात करें तो कुछ बातें जो है हम लोगों ने कल कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा हल्के सा डिटेल दोबारा से सुन लो एक बार। कल मैंने एक बात बताई थी कि जो परमार वंश है उसका अर्थ क्या होता है। परमार का मतलब है शत्रुओं का विनाश करने वाला। क्या करने वाला? शत्रुओं का विनाश करने वाला। यानी जो शत्रुओं का विनाश कहलाता है वह कौन कहलाता है? परमार कहलाता है। कहां से उदय हुआ इनका? तो एक जो है कह सकते हैं पुस्तक है जिसको हम सब लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो के नाम से। और पृथ्वीराज रासो में जो है इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। जो पूर्ण रूप से अगर बात करें तो पृथ्वीराज के ऊपर ही लिखी गई है, लेकिन इसमें चौहान वंश का या कह सकते हैं राजपूतों का जो है या राष्ट्र कुल के जो वंश है उनकी वंशावली की जानकारी दी गई है। इनका उदय कैसे हुआ तो इसमें एक बात बताई गई है कि एक ऋषि हुआ करते थे, वशिष्ठ ऋषि। ठीक है, जो माउंट आबू पर इन्होंने जो है इनका जो अग्नि कुंड बना हुआ था या हवन वाला जो कुंड बना हुआ था, उस कुंड से 36 कुल के जो है राजपूत थे या कह सकते हैं जो राष्ट्रकुल के लोग थे, उन सारों का जन्म हुआ और उनमें से एक वंश था। कौन सा वंश? परमार वंश। और इसी वंश की जानकारी हमें चंद्रवरदाई की जो पुस्तक है इसमें हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके कुछ लेख भी मिलते हैं, जैसे बसंतगढ़ अभिलेख। ठीक है, इसमें भी पता चलता है कि बसंतगढ़ अभिलेख में की बात करें कि धूमराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या करी थी? परमार वंश की स्थापना करी थी। और इसी कारण से धूमराज को क्या माना जाता है? इस वंश का आदि पुरुष माना जाता है। यानी किसी भी शासक की बात करें, किसी भी व्यक्ति की बात करें जिससे पहली बार शुरुआत की पता चलती है, उसको ही हम लोग क्या मानते हैं? आदि पुरुष के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें किस कुल का माना जाता है, तो ध्यान रखना अभी हमने एक बात करी कि अग्नि कुंड से उत्पत्ति हुई थी। अगर कहीं पर भी लिखा मिल जाए प्रश्न भी इस तरीके से कि निम्न में से कौन से कुल की उत्पत्ति जो है कौन से वंश का माना जाता है, चंद्रवंशीय, क्षत्रिय, कोई भी माना जाता है, तो जितने भी राजकुल हैं वो सारे के सारे कौन से वंश के हैं? अग्नि कुल के माने जाते हैं, अग्नि वंशीय माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई यज्ञ की अग्नि से हुई थी, इसलिए सारे के सारे क्या है? अग्निवंशीय माने जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि प्रमुख अभिलेखों में तो सीयक द्वितीय का प्रमुख अभिलेख मिलता है ना। सीयक द्वितीय की बात करें तो हर्ष का द्वितीय अभिलेख मिलता है, हर्ष का अभिलेख मिलता है, बागपति मुंज का अभिलेख मिलता है, परमार भोज का अभिलेख मिलता है। ये बहुत सारे अभिलेख हैं जिन पर कल भी अपने लोगों ने शायद चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो ये हमें किस वंश की जानकारी देते हैं? परमार वंश की जानकारी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो मुंज की बात करते हैं, बागपति मुंज हुआ। और उसके अलावा दूसरा जो है परमार भोज हुआ। मैंने कल भी बताया था एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो जहां राजा भोज की बात चल रही है वहां समझ लो परमार वंश के राजा भोज की बात चल रही है। किस वंश के? परमार वंश के राजा भोज की बात चल रही है। ठीक है, तो इसकी मतलब प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि इसको सबसे बड़ा माना गया है उस समय को लेकर के। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वंश की शुरुआत कहां से हुई? शासकों से। ठीक है, यानी वंशावली शुरुआत करें तो सबसे प्रथम जो शासक माना जाता है वो कृष्ण राज माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है? कृष्ण राज। यानी कह सकते हैं कृष्ण राज को जो है जो परमार वंश की सत्ता थी उसको स्थापित करने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या राजा बना? देखो, शुरुआत में अगर हम बात करें कोई भी वंश अभी तक अगर इतिहास में नहीं है और अचानक से इतिहास में आता है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अभी पैदा हुआ है। भाई ऐसा नहीं है वो अभी पैदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना क्या कर दिया है? अब शुरू कर दिया है, जिससे वो सुर्खियों में आना शुरू हो गया है। जैसे हम बात करें अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में इलेक्शन हुए, और राजस्थान में इलेक्शन होने के बाद जो है एक विशेषता ये चल रही है इस समय में। आओ जल्दी, अभी शुरू करिए क्लास। बैठो जल्दी से, बैठ जाओ। ठीक है, तो राजस्थान में अभी जो है सत्ता बीजेपी के हाथ में गई है और मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी चल रही है इस समय। तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की बात करी जाए तो हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बड़ी तेजी से उभर रहा है और जनता तक पहुंच रहा है, बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ ही तो है। हाँ, बाबा बालकनाथ का जो नाम है बहुत तेजी से उभर रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। क्यों? क्योंकि सब लोग इंस्पायर्ड है हमारे यहाँ योगी बाबा से, और उसके बाद ये चाह रहे हैं कि अब राजस्थान में भी बाबा जी का राज हो जाए। अच्छा, योगी बाबा की जरूरत हमें बहुत ज्यादा लगती हो ना लगती हो, लेकिन बाकी अदर जितने भी स्टेट है उन सबको जरूरत लगती है हमें छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, ऐसी बातें रहती हैं। तो मेन चीज क्या होती है कि जैसे वहां पर अब बालकनाथ की बात करी जाए तो बालकनाथ अब हमारी सबकी नजरों में आ रहे हैं। क्या वास्तव में वो पहले से नहीं थे?
भाई पहले से थे और औचित्य में भी थे, लेकिन एकदम से कहीं ना कहीं जो है इतिहास बदला या समय बदला, और समय बदलने के बाद वो सुर्खियों में आना शुरू हो गए। तो अब बालक नाथ से क्या हो जाएगी, उस विशेष परंपरा की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो ऐसे ही कोई शासक, ऐसा नहीं है इस वंश के लोग नहीं थे, इस वंश के लोग थे पहले से भी, या और भी वंशों के लोग हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे तबके पर रहा करते थे, ऊंचे तबके पर नहीं होते थे। और जैसे ही उनका कोई विशेष व्यक्ति जो है ऊंचे तबके पर पहुंचता था, वहीं से हम लोग क्या मान लेते हैं, उसकी शुरुआत मान लेते हैं, उस शासक को जो है प्रथम शासक के रूप में मान लिया जाता है। मान लो हम सब लोग हैं और हमारे पिताजी नॉर्मल कृषि परिवार से आते हैं, किसान है, और तुम में से कोई मेहनत करके एक व्यक्ति आईएएस बन गया, इतिहास बदल दिया पूरा का पूरा। अब तक जो पीढ़ियां खेती करती चली आ रही थी उनका इतिहास बदल दिया तुमने आईएएस बन करके। तो मेन बात यही आती है कि कहीं ना कहीं जो है समय परिवर्तित होता है, उसके बाद लोग जो है सुर्खियों में आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे प्रथम जो शासक आया है, प्रथम व्यक्ति आया, वो कृष्णराज नाम का व्यक्ति आया। कृष्णराज की बात करें तो इसने इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में की। कब की, 10वीं शताब्दी में, यानी परमार वंश की कृष्णराज के द्वारा जो स्थापना मानी जाती है वो किस समय की मानी जाती है, 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। और इसने अपनी जो राजधानी बनाया वो बनाया धारा नगरी को। ठीक है, किसको बनाया, धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया, और ये मध्य प्रदेश के धार जगह पर है। ठीक, लेकिन क्या वास्तव में ये पूर्ण रूप से सत्ता में आ चुके थे, नहीं आ चुके थे। ये इस समय में सामंत पद पर आसीन था। सामंत की बात करी जाए तो सामंत वह हुआ करता था जो विशेष राज्य का, या कह सकते हैं जैसे आज के समय में तहसीलें हुआ, जिले होते हैं, उसको सामंत कहा करते थे, उसके प्रमुख व्यक्ति को। तो सामंत के पद पर हुआ करता था। और किस राजवंश के, तो राष्ट्रकूटों के यहाँ। कहां पर, राष्ट्रकूटों के यहाँ ये लोग क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। इसके बाद बात करी जाए, क्या हुआ, क्या हुआ, घूम लेने दो, सबको स्वतंत्रता यहाँ रहने की। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए घूम रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत भावना लेकर यहाँ पर बैठा और सिर्फ चेक करने के लिए आया है तो खतरा जो उसी के लिए है सिर्फ, और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, और इसने यहाँ की बात कहीं और बताई तो समझ लो वहीं पहुंच जाएगा ये। ठीक है, हाँ, छोड़ा हुआ है ये, मंत्रोच्चारित है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ सीयक द्वितीय। बस शांत हो जाओ, सीयक द्वितीय, बात नहीं। सीयक द्वितीय की बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है हर्ष। क्या नाम है, हर्ष। ठीक है, इसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बात करें तो इस वंश का, यानी परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ, या प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हुआ, वह कौन हुआ, हर्ष हुआ। यानी इसने अपने समय में क्या करी, ज्यादा तरक्की करी, ज्यादा विकास करा। और इसका एक अभिलेख मिलता है, नागपुर अभिलेख या नागपुर लेख। ठीक है, और नागपुर लेख से ही हमें इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। साथ ही साथ एक बात और पता चलती है कि एक राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था जिसका नाम था खोटिंग। हाँ, खोटिंग द्वितीय। ठीक है, इसने इसको क्या किया था, पराजित किया था। और कहां पर पराजित किया था, तो सीयक द्वितीय ने इसे जो है नर्मदा नदी के तट पर क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। इस बात की जानकारी कौन देता है हमारे लिए, नागपुर अभिलेख देता है। कौन देता है, नागपुर अभिलेख देता है। इसके बाद बात करें, इसके बाद अगला शासक हुआ जिसका नाम था उत्पल राज। तो इस वंश का कौन सा शासक हुआ, तीसरा शासक अब तक देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं। इसके बीच में भी कुछ लोग आए, लेकिन उनकी जो है वंशावलियां हमें नहीं प्राप्त होती हैं, या वो कुछ विशेष नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते। ठीक है, इसके बाद उत्पल शासक हुआ। ये कौन था, ये दत्तक पुत्र था। किसका, सीयक द्वितीय। दत्तक पुत्र सब लोग जानते हैं, गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, दत्तक पुत्र मानते हैं। इसके समय में एक कलचुरी शासक हुआ करता था जिसका नाम था युवराज, और उसे हम जानते हैं युवराज द्वितीय के नाम से। किसके नाम से, युवराज द्वितीय के नाम से जानते हैं। और इसने, यानी कि उत्पल राज ने युवराज द्वितीय को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसने अपने वंश को क्या करा, बढ़ाने की कोशिश करी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद बात करें, इसके कल्याणी के एक चालुक्य था जिसका, कल्याणी के चालुक्य जो थे, यानी कल्याणी के चालुक्य वंश के एक शासक था जिसका नाम था तैलप द्वितीय। और तैलप द्वितीय को भी क्या करा, इसने कर दिया पराजित। यानी कह सकते हैं ये भी अपने वंश में क्या कर रहा है, लगातार वृद्धि करता चला जा रहा है।
लेकिन जितना इसको इसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं जाना जाता है, उससे ज्यादा कुछ विशेष चीजों के लिए जाना जाता है। वो था इसका विद्वान होना और कला का संरक्षक होने के लिए। यानी इसको विद्वान और कला का संरक्षक ज्यादा माना जाता है, क्योंकि इसी कारण से जो है इसके दरबार में बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे जो कला एवं साहित्य से जुड़े रहा करते थे। इसने भूगोल पर एक विशेष ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मुंज प्रतिदेश। क्या नाम था? मुंज प्रतिदेश। और ये किस विषय पर आधारित था? ये भूगोल विषय पर आधारित है। कौन से विषय पर? ये भूगोल विषय पर आधारित था। और इसको भूगोल की यानी कह सकते हैं जो खगोल की होती है या ब्रह्मांड वाली संरचना है, उसको खगोल की विज्ञान कहा जाता है। उसकी भरपूर या बहुत सारी जानकारी थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसे जो है या इसके समय को धारा नगरी के लिए साहित्य की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी तक इनकी राजधानी क्या बनी रही है? धारा नगरी है। और इसी कारण से धारा नगरी को हम लोग अब इसके समय में क्या जान रहे हैं? साहित्य की नगरी के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने एक मुंजसर नाम से क्या बनवाया? इसने एक तालाब खुदवाया। और कहां पर था ये? गुजरात में था। कहां पर खुदवाया? गुजरात में खुदवाया। इसके बाद इसका पुत्र जिसका नाम था सिंधुराज, वह हुआ शासक। ठीक है, इसके बाद कौन शासक हुआ? इसके बाद सिंधुराज शासक हुआ। और सिंधुराज की बात करें तो ये जो है नागवंश की एक कन्या थी जिसका नाम था शशि प्रज्ञा। ठीक है, उस शशि प्रज्ञा से इसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और इस शशि प्रभा से ही एक सबसे विद्वान, सबसे जो है साम्राज्य को बढ़ाने वाला शासक या कह सकते हैं पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था परमार भोज। ठीक है, किससे पैदा हुआ था? शशि प्रज्ञा से ये जो है पैदा हुआ था, जिसका नाम क्या था? परमार भोज। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक। कौन से वंश का? हाँ, ठीक है, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसने आक्रमणों से शुरुआत करी। सबसे पहला इसका आक्रमण जो हुआ वो त्रिपुरी के कलचुरी चेंदी शासक से हुआ, जिसका नाम था गांगदेव। और गांगदेव को इसने क्या किया? इसने किया पराजित। देखो, ऐसा नहीं है कोई भी महत्वपूर्ण शासक है तो सबको पराजित ही करता चला जाएगा, कहीं ना कहीं हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन लेख लिखवाते थे जब शासक, तो अधिकतर अपनी हारों को छुपा लिया करते थे। क्यों? जैसे मान के चलो मैंने एक व्यक्ति रख रखा है जो सिर्फ मेरी तारीफ में जो है कुछ शब्द लिखे। अब तारीफ में तो वो शब्द लिखेगा, और छोटा मोटा किसी से मेरा युद्ध हुआ या किसी शासक से युद्ध हुआ और उसने कहा ऐसी कोई तारीफ मत लिखो जिसमें राजा का अपमान हो, या राजा खुद मना कर दे, मैं खुद करूँ। किसी से लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद जो है ये अफवाह पूरे में फैल गई कि लड़ाई हुई है, और वहां पे पता चला 2 झापड़ पड़ गए। तो ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो मेन बात क्या हुआ? जो मैंने व्यक्ति रखा था उसने वो बात लिखी नहीं, उसने ये लिखे 4 घूंसे मैंने मारे थे। ठीक है, तो बात बदल गई नहीं बदल गई? कहीं ना कहीं ये चीजें प्रशस्तियों में इस तरीके से मिलती हैं, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन हम उसी को सत्य मानते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, गांगदेव की बात करें, इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है तोंगल का। किसका? तोंगल का। कहां पर दिया जाता है या किस जगह हमें लिखा मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, उदयपुर लेख में। कहां पर मिलता है? उदयपुर लेख में। उदयपुर लेख किस राज्य से प्राप्त होता है? हाँ, बताओ, उदयपुर लेख किस राज्य से प्राप्त होता है? अरे कुछ तो बोलो। राजस्थान। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम लोगों से इसी बात की, इसी कारण से मैंने तुमसे पूछा था। जयपुर से। और कोई? राजस्थान में जयपुर में ही आ जाता है। महाराष्ट्र और दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बिलारी। बिलारी से नहीं मिलता कुछ? ठीक है, मध्य प्रदेश। देखो, अगर उदयपुर की बात करी जाए तो उदयपुर जो जगह थी वो धारा नगरी के पास में ही थी। ठीक है, यानी कि एमपी में ही थी, और वहां से ही हमें क्या मिलता है? ये उदयपुर के लेख, जितने भी उदयपुर लेख हैं वो सारे के सारे धारा नगरी के पास से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करें, इसके समय में जो है एक आक्रमण हुआ जिसका नाम था सोमनाथ आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ आक्रमण किसके समय में हुआ था? परमार देव के समय में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं, इसे कला एवं साहित्य का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? कला एवं साहित्य का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है परमार वंश में। इसने एक विशेष काम और किया। अब तक जो राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी वह कहां पहुंचा दी? उज्जैन में पहुंचा दी। ठीक है, तो इस समय यानी कह सकते हैं वह कौन शासक था जिसने जो है अपनी राजधानी धारा नगरी से उज्जैन में स्थापित करी? तो कौन था?
परमार भोज। कौन सा साधक था? परमार भोज। साथ ही साथ इसने उज्जैन में 84 मंदिरों का भी निर्माण कराया। क्या कराया? 84 मंदिरों का भी इसने क्या कराया था? निर्माण कराया था। साथ ही साथ 1034 ईस्वी में इसने भोजसर तालाब बनवाया था। क्या बनवाया था? भोजसर तालाब बनाया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसने एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया। क्या बनवाया? सरस्वती मंदिर का भी क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है। इसके बाद बात करें, इस सरस्वती मंदिर के पास ने इसने एक भोजशाला का निर्माण कराया। ठीक है। क्या बनवाई? एक भोजशाला बनवाई, जिसको शारदा सदन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? शारदा सदन के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ क्या चीज? भोजशाला। अच्छा अच्छा। ये जो है, जो इस विद्यालय में लोग पढ़ते थे, उनके रुकने का एक हॉस्टल टाइप में था, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो उनके रोकने का एक हॉस्टल था, उसको भोजशाला का नाम दिया गया है, या शारदा सदन का नाम दिया गया है। ठीक है। ये सरस्वती विद्यालय के इसके क्या था? निकट में बसा हुआ करता था। और ये सरस्वती विद्यालय वही विद्यालय था जिसको किसने नष्ट कर दिया था? जिसको खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था शुरुआत में। ठीक है। और उसके बाद जो है मुस्लिमों द्वारा नष्ट किया गया, और इस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसको हम सब लोग जानते हैं कमाल मौला मस्जिद के नाम से। किसके नाम से? कमाल मौला मस्जिद के नाम से। लेकिन बात यह आती है कि जब इसको नष्ट किया गया तो पता कैसे चला कि कमाल मौला मस्जिद का निर्माण सरस्वती मंदिर के ऊपर हुआ था, जो राजा भोज ने बनवाया था। कारण ये था कि जब भी कोई मंदिर बनता है, आज भी समय में देखोगे तो बाहर एक सबसे बड़ा चबूतरा बनता है। ठीक है। और उस चबूतरे के बीच में मेन मंदिर का निर्माण होता है। मुख्य मंदिर को मुस्लिम शासकों द्वारा पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया, लेकिन जो चबूतरा था वो जो है बरकरार रखा गया, और उस पर क्या बना खड़ी कर दी गई थी? मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। ठीक है। इसके बाद जब इतिहासकारों ने अपनी खोज करी तो शुरुआत में देखा गया कि जो भोजशाला का चबूतरा है या फिर जो मस्जिद है, उसमें भी बहुत सारी ईंटें और पत्थर ऐसे लगे हैं जिन पे संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है। और इसी से पता चला ये प्रारंभ में क्या था? एक सरस्वती विद्यालय, या कह सकते हैं एक जो है विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय, जो राजा परमार भोज के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद बात करते हैं, इसने जो है उदयपुर में एक नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर भी निर्मित कराया था। और वहीं से, यानी कह सकते हैं उदयपुर से इसकी एक प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति वो होती है जिसमें राजा की तारीफ की जाती है। प्रशस्तियों की बात करें तो इसमें संज्ञा दी गई है, यानी परमार भोज को एक विशेष नाम दिया गया है, वो नाम है कविराज का। किसका? कविराज का। ठीक है। इसके दरबार में 9 विशेष व्यक्ति रहा करते थे, और उन 9 विशेष व्यक्ति को नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। क्या दी गई थी? नवरत्न की संज्ञा दी गई थी, यानी इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। और ये कहा जाता है इस प्रशस्ति पत्र में, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी ये कहा है कि इसकी राज दरबार में लगभग 500 लोग, ठीक है, यह कह सकते हैं 500 विद्वान निवास किया करते थे। इतना ज्यादा ही प्रतिभा का क्या था? धनी हुआ करता था। सबसे बेहतरीन अगर इसके वास्तुकला का नमूना देखें तो निमर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर बना हुआ सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। और इस सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर को ही इसकी वास्तुकला का सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। ठीक है। और यही बात थी कि राजा परमार भोज की। ठीक है। इतना सा था परमार भोज तक का, या जो है भोज तक का इतिहास। ठीक है। अब आगे का हम लोग कर लेंगे नोट। किसी को कुछ पूछना हो तो अभी बताओ। कुछ नहीं पूछना है? चलो ठीक है, नोट करना शुरू करो। तो फिर हेडिंग का लिख लिया था परमार वंश।